हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू बीएल सीरीज लेके आई हूँ जिसका जॉनरा थोड़ा हॉरर टाइप होने वाला है। ये न्यू सीरीज है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा अगर आप लोग उनमें से है जिन्हें हॉरर जॉनरा बहुत पसंद है। जिसकी कहानी हमारे मेन लीड के तरफ रिवॉल्व करती है जिसे बचपन से घोस्ट दिखाई देते हैं। कहानी की शुरुआत से पहले एक वार्निंग दे देती हूँ, अगर आप उनमें से है जिन्हें शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिकॉज मैं इसे डिटेल में समझाने वाली हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई देती है जो अपने बेबी को लेकर भागकर अपनी मम्मी के पास जाकर कहती है कि प्लीज़ मम्मी इसे लेके जाओ और उसे बचा कर रखना। लेडी की मॉम उसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो। पर उसकी बेटी बस यही कहती है कि प्लीज़ आप यहाँ से जल्दी चले जाओ, इसकी जान बचा लो। जिसके बाद उसकी मॉम वहाँ पर जल्दी से बच्चे को लेकर मॉम के पास चली जाती है और उन्हें कहती है कि आज से आपको इसका पालन पोषण करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बेबी को उस मॉम के सामने रख देती है। उसके हिसाब से अगर ये बेबी मॉन्ग के केयर में रहेगा तभी ये सुरक्षित हो सकता है। जहाँ पर मॉन्ग बिना कुछ कहे उस बेबी को ले लेते हैं और बुद्धा से उस बेबी के लिए ब्लेसिंग मांगते हैं। जिसके बाद उस बेबी की शक्ल को देखकर मॉन्ग कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ सहन करना पड़ेगा, कितनी भी मुसीबतें आ जाए तुम्हें हमेशा उसका डट कर सामना करके बाहर आना होगा। वो साथ में ये भी कहते हैं कि तुम ऐसी कुछ चीज़ें भी देखोगे, ऐसी कुछ चीज़ें सुनोगे जो तुम विश करोगे कि तुम्हें कभी ना दिखाई दे, कभी ना सुनाई दे, पर तुम उससे भी पार कर लोगे। वहाँ पर विंडो पर ही हमें एक घोस्ट दिखाई देती है जो उस बेबी को फॉलो करते हुए आ जाती है। जहाँ पर फाइनली वो मॉन्क उस बेबी का नामकरण करते हैं क्योंकि तुम बहुत कुछ सहन करने वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से होगा थुप। जिसके बाद हमें कहानी में लीप दिखाया जाता है और कुछ सालों के बाद एक हमें इमरजेंसी दिखाया जाता है जहाँ पर एक अबैंडन मॉल होता है जहाँ पर 7 बॉडीज जो है विक्टिम की वो फाइंड हो जाती है। वहाँ पर पुलिस केस हो जाता है और जल्दी से फॉरेंसिक लैब से भी लोग आते हैं और बहुत सारी पुलिस की स्पेशल फोर्सेस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। जहाँ पर वो गार्ड्स एक इंसान को रोकने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ही हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिनका नाम होता है मेक। सर मेक वो गार्ड को बताते हैं कि ये हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है जिनका नाम है सिंघा और ये हमारे मेन लीड होते हैं। जहाँ पर सिंघा का फर्स्ट डे होता है क्योंकि उसका रिसेंटली ट्रांसफर किया जाता है। वो अब मैक से इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आखिर सब कैसा चल रहा है, जहाँ मैक बताता है कि फॉरेंसिक टीम अब रास्ते में है। सिंघा जल्दी से ऑर्डर करता है कि फॉरेंसिक में से जल्दी से डॉक्टर डेरिन और रे को बुलाया जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर डेरिन और रे तो फ्लर्ट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जहाँ पर रे डेरिन का कॉलर ठीक करता है तो डेरिन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है कि हम यहाँ पर अब वर्क प्लेस में हैं और वर्क प्लेस में तुम्हें मेरी इतने करीब नहीं आना चाहिए। जहाँ रे कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जहाँ पर डेरिन कहता है कि कोई देख लेगा, ये वर्क प्लेस है, प्लीज थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, जो हमारे बीच में है वो प्राइवेट रहना चाहिए। जहाँ पर रे उसे याद दिलाता है कि क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर तो मैं तुमसे क्लोज रहूंगा ही। जहाँ डेरिन कहते हैं कि डैम यू, तुम्हारी तो खैर नहीं। दूसरी तरफ वो जल्दी से अपना जैकेट पहन लेता है और थोड़ा सा रे से डिस्टेंस मेंटेन करता है। फाइनली हमारे मेन लीड पी सिंघा का चेहरा रिवील हो जाता है। वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है गाइस। पर बैक टू द स्टोरी, जहाँ वो हॉरेंडियस सीन को देख लेता है जो बहुत खतरनाक होता है। वहाँ पर वो सारे 7 बॉडीज लटकी हुई उसे नजर आती है। वही डॉक्टर डेरिन और रे भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो भी देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, ऐसा सीन तो मैंने कभी भी नहीं देखा, आखिर ये चीज अजीबोगरीब है क्या, 7 लोग अचानक से ऐसी हालत में कैसे ही पहुंच सकते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। जहाँ पर इतनी ज्यादा डरावनी हमें चीजें दिखाई जाती है और ये केस थोड़ा बहुत ज्यादा पेचीदा भी फॉरेंसिक टीम कहती है। हाँ, ऑफिसर मैक कहते हैं कि सिंघा ये तो तुम्हारा फर्स्ट डे है और तुम्हारा फर्स्ट डे ही बहुत ज्यादा रफ जाने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये केस बहुत ज्यादा पेचीदा है। वहीं में पास खड़े डॉक्टर डेरिन रे से कहते हैं कि प्लीज मुझे इसके बारे में ना बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, अगर कुछ जरूरी काम ना हो तब तक किसी भी चीज को यहाँ पर हाथ भी मत लगाना। पता नहीं, इसे देख कर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, डॉक्टर रे कहते हैं कि डेरिन तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, प्लीज अपने सिली थॉट से बाहर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है और ये ऐसे नॉनसेंस बातें करना ना बंद कर दो। हम यहाँ काम के लिए आए हैं और हम यहाँ पर काम ही करेंगे। दूसरी तरफ सारी स्पेशल फोर्सेस और सारी ही इन्वेस्टिगेशन की टीम जल्दी से वो सारी विक्टिम्स को कलेक्ट करने लग जाती है। वहाँ दूसरी तरफ पी सिंघा हमारे अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्राइम हुआ तो हुआ कैसे और ये कैसे पॉसिबल है कि ये सारे लोग एक साथ ये हरकत कर ले, ये हादसा हो जाता है और वहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स नहीं होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। वही ऑफिसर मैक को पास से जाते हुए देख रे उन्हें रोक कर कहता है कि क्या ये भी केस ऑफिसर तुम अकेले हैंडल कर रहे हो। तो ऑफिसर मैक मना कर देता है कि नहीं, ये इंस्पेक्टर जो अभी रिटर्न आ रहे हैं उसे इंचार्ज बनाया गया है। जहाँ पर डेरिन और रे दोनों भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहीं पर सिंघा खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आ जाता है और हमें ये पता चलता है कि ये लोग तो पुराने फ्रेंड्स है।
हाँ, पी सिंघा पहले इन लोगों के साथ काम कर चुका है, पर कुछ रीजंस की वजह से उसका ट्रांसफ़र हो गया था और अभी वो वापस आ गया है। जहाँ पर डॉक्टर री कहते हैं कि तुमसे मिलकर पी सिंघा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वहाँ पर डेरिन तो कहता है कि हाँ, वैसे भी मैं ये प्रेशर ना मिस कर रहा था, तुम्हारे साथ रहकर ना ये प्रेशर वर्क का आ ही जाता है। हम बहुत ज़्यादा खुश है सिंघा, तुम वापस आ गए। वहीं पर सिंघा कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें अब जो काम यहाँ पर करने आए हो ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज सिंघा का पहला दिन होता है, तो जल्दी से ऑफिसर मैक वहाँ पर सिंघा को कहते हैं कि चलो हमें सीनियर से भी मिलना है। जहाँ पर ऑफिसर से मिलने के लिए सिंघा चला जाता है। सिंघा तो पहले अपना इंट्रोडक्शन करता है जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहता है। उसका सीनियर कहता है कि इतना फॉर्मली बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ को ड्रॉप कर दो और ये केस पर ज़्यादा फोकस करो। ये केस के लिए ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर कुछ चीज़ बनने वाली है, जिसकी वजह से ये केस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी केस सॉल्व करके इसे बंद कर दो। ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो, और अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ये एक अच्छा मौका है कि पहले ही दिन तुम्हें इतना बड़ा केस मिल गया है। मैं आशा करता हूँ कि तुम ये जल्दी से केस खत्म कर दोगे। जहाँ पर सिंघा कहता है कि ये सर, मैं आपको बिल्कुल भी निराशा का कोई मौका नहीं दूंगा। जहाँ पर अब उसके सीनियर ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। नीचे फॉरेंसिक जांच जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही रहती है। बहुत स्ट्रिक्टली डेरिन और रे एक एक क्लू को फाइंड करते हैं, और जितने भी उन्हें क्लू मिल रहे रहते हैं, जितने फुटप्रिंट्स वगैरह देखते हैं, पर फुटप्रिंट्स तो नहीं मिलती। और अनफॉर्चुनेटली जो क्लूज को वो जोड़ने की कोशिश करते हैं वो भी एक दूसरे से कोई मेल नहीं खा रहे रहते। जब वो विक्टिम्स को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी आईज जो है उसे स्टिच किया गया है और उनके माउथ को भी स्टिच किया गया है। वहीं पर सिंघा आ जाता है और सिंघा जल्दी से रे को कहता है कि मुझे पता है कि रिपोर्ट्स आने में तो टाइम लगेगा फॉरेंसिक वे में अगर हम जाए, पर क्या तुम मुझे रफ एस्टिमेट बता सकते हो कि यहाँ पर आखिर में क्या हुआ है और क्या क्लूज तुम्हें मिल रहे हैं। जहाँ पर रे बताता है कि इनकी बॉडीज जो है ज़्यादा दिन की तो लग नहीं रही है। 24 आवर्स से लेके 2 से 3 दिन के बीच में ही ये सब हुआ है इनके साथ। और ईच विक्टिम की अगर हम बात करें तो कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। बस ये इनमें सिमिलैरिटी है कि इनकी आंखें और उनकी माउथ जो है उसे स्टिच किया गया है। इसके अलावा ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। इनके एज ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा अलग है, और मैं ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो कुछ भी हादसा हुआ है वो यहाँ पर नहीं हुआ है, कहीं और जाके हुआ है, और उसके बाद ही यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं है। ऑफिसर मैक कहते हैं कि शायद इस प्रॉपर्टी को बदनाम करने के लिए ये सब किया होगा। तो वहाँ पर सिंघा को रे बताता है कि मैं ऐसा तो अभी बता दिया, पर अभी मुझे लैब में फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कंफर्म करके तुम्हें बता सकता हूँ। दूसरी तरफ सिंघा कहता है कि आखिर इतना सब कर क्यों रहा है कोई, इतना सब झंझट करके फिर यहाँ पर ला के उसे टंगा के उसे क्या ही मिल रहा है, इतनी मेहनत करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर अब ये सब बॉडीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा उन लोगों को वियर्ड फीलिंग आती है। जहाँ पर अभी भी हमारे डॉक्टर डेरिन कहते हैं कि मुझे तो ऐसा ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कनेक्टेड है किसी सुपर नेचुरल चीज़ों से। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग भरोसा करोगे या नहीं, पर हो सकता है कि ये सब घोस्ट ने किया हो। सिंघा डेरिन को कहता है कि ये बकवास बातें तुम बंद कर सकते हो क्या, कुछ भी नॉनसेंस बातें कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि घोस्ट के पास इतने टाइम है, मतलब उसके पास पावर्स नहीं है क्या, जो वो अब इंसानों को इतना जुल्म कर रहा है और इंसानों के माउथ और आईज को स्टिच कर रहा है। जहाँ पर अब ऑफिसर मैक कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा चिल्स आ रही है, और ऐसा हो सकता है सिंघा, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जिसने भी किया है हो सकता है या तो वो कोई साइको है, या तो जैसा डेरिन ने कहा वैसा भी हो सकता है। सिंघा ऑफिसर मैक को देखकर कहता है कि तुम भी मैक ये सब बातें कर रहे हो, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। जिसके बाद वो सारे सराउंडिंग चेक करने के लिए लग जाता है। जहाँ पर ऊपर के माले पे भी वो चेक करता है कि कहीं ना कहीं तो उसे क्लू मिल जाएगा। जहाँ वो अपने फ्लैशलाइट को लेकर वहाँ पर चेक करने जाता है तो वहाँ पर उसे और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ पर इंसान है। और हाँ, उसका शक सही रहता है, बिकॉज वहाँ पर हमारा मेन लीड हीरो थुप दिखाई देता है। की अगर हम बात करें तो उसका सिनेरियो कुछ ऐसा दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी से तो लड़ाई कर रहा है, पर वहाँ पर जब सिंघा देखता है तो वहाँ पर उसे कोई भी शख्स नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से सिंघा उसे कहता है कि ये जो भी तुम हरकत कर रहे हो वो रोक दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं पर थूप हम देखते हैं कि थूप मंत्रों का जाप करते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर वो बुद्धा के मंत्रों का जाप करता है और कहता है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे थूप ये सब बातें करते करते एक ऐसे कोने की तरफ चला जाता है कि अगर उसने और थोड़ा सा देरी किया तो वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। सिंघा ये सारा देख लेता है और जल्दी से उसकी जान बचाने के लिए उसके आगे आता है। जैसे ही वो उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करता है ऊपर, हम देखते हैं कि थूप के आसपास जो है हमें एक ब्लैक सी एनर्जी दिखती है, और उसके बाद अचानक से ऐसा लगता है जैसे थूप अपने होश में था ही नहीं। और जैसे ही सिंघा ने उसे पकड़ा वैसे ही थूप को रियलाइज हो जाता है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं, और वो अपने होश में आ जाता है। जिसके बाद वो सिंघा की तरफ देखता रहता है, जहाँ सिंघा तो उसे बचा लेता है और उसे बचाने के बाद कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर, तुम्हें क्या मरना है, और मुझे मेरे सवालों का जवाब दो, आखिर ये सब हो क्या रहा है।
सिंघा कंटिन्यूअसली उसे क्वेश्चन करते रहता है पर थूप कुछ भी जवाब नहीं देता। उल्टा थूप कहता है कि वो लोग यहाँ से चले गए क्या? जिसे सुनकर सिंघा कहता है कि तुम मेरी बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम कुछ भी नहीं बताओगे। क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा कोई अल्कोहलिक टेस्ट वगैरह कराऊँ क्या? क्या तुम नशे में हो? वहाँ पर थूप बस हंसता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब वो शब्दों से नहीं बोलता, वो बस बोलता है कि क्या तुम रियल हो? जिसके बाद वो उसके फेस को टच करने लग जाता है और वो हंसने लग जाता है एक मैनियक की तरह, जिसे देखकर सिंघा को ऐसा लगता है कि शायद इसकी दिमाग की हालत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे तो मुझे लेके जाना ही पड़ेगा। वो फिर से उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें जवाब देना चाहिए कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो, यहाँ पर कैसे आए? जिसके बाद भी थूप कुछ जवाब नहीं देता है तो सिंघा कहता है कि ठीक है, मुझे तो तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे बाहर लेके चले जाता है और ऑफिसर मैक को करता है कस्टडी में लो, इससे हमें बहुत सारी क्वेश्चनिंग करनी है। जहाँ पर तुम इनकार कर देता है कि मैंने तो ऑफिसर कुछ किया ही नहीं, तो सिंघा कहता है कि ये सीन पर जो है ना, तुम ही अकेले विक्टिम निकले हो और हो सकता है कि तुम ही ये सब करने के पीछे तुम्हारा हाथ हो, इसकी वजह से हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। जहाँ पर तुम कॉन्स्टेंटली कहता है कि नहीं ऑफिसर, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा और वैसे भी ये सब मैंने नहीं किया, ये सब घोस्ट ने किया है। जहाँ सिंघा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा, और वैसे भी जो भी सच है वो जल्दी से सबके सामने आ ही जाएगा जब हम तुमसे क्वेश्चनिंग करेंगे, तो ये जो अपनी एनर्जी है ना वो बचा के रखो। वहाँ पर सिंघा की बात सुनने के बाद भी थुप ये रट लगाए रहता है कि नहीं ऑफिसर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब उन घोस्ट ने किया है, आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा आखिर क्यों नहीं हो रहा है? जहाँ पे सिंघा कहता है कि अगर तुमने ये किया नहीं है तो मुझे बस बता दो कि किसने किया है, पर फिर भी थुप कहता है कि घोस्ट घोस्ट थे यहाँ पर बहुत सारे और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर लाया है। जहाँ पर अब सिंघा कहते हैं कि अगर तुम सही में इनोसेंट होते ना तो तुमने ये सब सहारा नहीं लिया रहता, और तुम सही में चाहते हो कि मैं ये सब रिपोर्ट में लिखूं कि तुमने घोस्ट देखा और घोस्ट ने ये सब किया है, तो बहुत ज़्यादा ना मैं एक मजाक बन के रह जाऊंगा अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी तो। और वहाँ पर ऑफिसर मेरे को कहता है कि प्लीज़ इसे जल्दी से लेके जाओ, इसे क्वेश्चनिंग करनी है। वहाँ पर हमारा पी सिंघा जल्दी से अपने बाइक पर बैठकर ऑफिस पहुँच जाता है और वहाँ पे पुलिस स्टेशन में पहुँचने के बाद ही इंटरोगेशन रूम में जहाँ पर वो लेके जाता है, वहाँ पर उसे पता चलता है कि तू बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स फेंक रहा है कि मुझे ये रूम में नहीं रहना है, मुझे ये रूम में नहीं रहना, प्लीज़ यहाँ से मुझे बाहर निकालो। जहाँ पर अब सिंघा उसे धमकी देता है कि ये सब फंस करना बंद करो और तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। वहाँ पर अब थूप कहता है कि नहीं ऑफिसर, आप कहीं पे भी लेके जाओ, दूसरे रूम में कहीं पे भी मैं रह लूँगा, पर प्लीज़ ये रूम में नहीं, ये रूम में ना घोस्ट है। जहाँ पर अब पी सिंघा को भरोसा नहीं होता है कि वो किससे डील कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है और तुम्हें यहीं पर रहना है। अगर और हाँ, एक और बात, तुम यहाँ पे कोई होटल में नहीं आए हो जहाँ पर तुम्हारे हिसाब से सब काम चलेंगे, हमें बस कुछ इंटरोगेशन करना है। और हाँ, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हें मैं अभी कभी छोड़ सकता हूँ अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो, पर तुम्हें तो देने नहीं है, तो तुम्हें यही रूम में रहना पड़ेगा। ये कहकर वो ऑफिसर मैक के साथ वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर थूप अब बहुत ज़्यादा परेशान दिखता है और उसके हाथ पैर भी कांपने लग जाते हैं, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ रहता है। तो दूसरी तरफ ऑफिसर मैक को ऐसा लगता है कि थूप जो है वो मेंटली अनस्टेबल है या ऐसा कुछ है, जिसकी वजह से सिंघा अब देखकर कहता है कि क्या तुम्हें सही में उसकी बातों पे भरोसा हो रहा है? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर हो सकता है। जहाँ पर वो उसे पागल बोलता है और कहता है कि ये सब रिपोर्ट में ना तुम्हें लिखना ऑफिसर मैक। जिसके बाद हम धूप की तरफ देखते हैं, धूप अचानक से चैंटिंग की शुरुआत कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके आजू बाजू में कुछ बहुत गंदी गंदी स्पिरिट्स है। और ये बात सच भी हो जाती है क्योंकि जैसे ही वो चैंटिंग शुरू करता है उसके आजू बाजू की जो चीज़ें हैं वो गिरनी शुरुआत हो जाती है, और वो जैसे ही पीछे देखता है वैसे ही उसे वहाँ पर एक स्पिरिट दिखती है जो खुद को एक बेल से टंगाई हुई रहती है। और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। और हम अगर गौर फरमाएं तो ये स्पिरिट की भी शक्ल वैसी ही रहती है जैसी सातों विक्टिम्स की बॉडी हमें उस मॉल में मिली थी। रात धूप के मंत्रों का भी कोई असर नहीं होता है और धीरे धीरे वो उसके पास चले जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है और उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो प्लीज़, पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। ये सब इतने ज़्यादा जल्दी हो जाता है कि थूप को ये सोचने का भी मौका नहीं मिलता कि वो उसके कंट्रोल में आ चुका है। जहाँ पर अब थूप वैसा ही करता है और उसे अभी ब्रीदिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ पर वो अब थोड़े से होश में आकर कहता है कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। जिसके बाद वो होश में आ जाता है और जल्दी से वो हरकत बंद करके अब डोर पे नॉक करने लग जाता है कि ऑफिसर ऑफिसर प्लीज़, यहाँ पर कोई है जो मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ आ जाओ। जहाँ पर सिंघा अचानक से आकर कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये इतना सारा तुम नाटक क्यों ही कर रहे हो। जहाँ पर अब थूप को शांत कराया जाता है, पर थूप कहता है कि नहीं नहीं प्लीज़, मुझे यहाँ से अलग कहीं और लेके चलो, मुझे कहीं पे भी रख दो चलेगा, पर ये रूम में नहीं। वो उसने मुझे मारने की कोशिश की है, आखिर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। जहाँ पर थोड़ा शांत होने के बाद माहौल, पी सिंघा फाइनली थूप से वो क्वेश्चनिंग के लिए बैठ जाता है। जहाँ पर इंटरोगेशन के वक्त ऑफिसर मैक जो है वो अब कैमरा ऑन करता है और कहता है कि ठीक है अब तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। जहाँ पर एक एक करके अब वो पूछने लग जाता है, तो थूप कहता है कि मैं थोड़ा बैंकॉक में नया हूँ, ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है। पर सिंघा कहता है कि नहीं हमारे पास टाइम है, तुम बता सकते हो। जहाँ पर वो बताता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मॉन्क के साथ बिताई है जब से मैं पैदा हुआ तब से, और जिनके बाद वो पास्ट अवे हो गए, उनकी डेथ
डेथ हो गई उसके बाद से मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर स्केचेस का फ्रीलांस इलिस्ट्रेटर का वर्क करता हूँ। जिसके बाद अब सिंगा कहता है कि इलिस्ट्रेटर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे अबैंडन मॉल में वो भी रात के वक्त घूमते हैं, क्या उनके पास काम नहीं होता। वहाँ पर धूप कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर मैं तुम्हें अगर सच बता रहा हूँ तो तुम्हें भरोसा भी नहीं हो रहा, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बता रहा हूँ। मैं बैंकॉक में नहीं आया था, उनकी डेथ के बाद ही आया हूँ। जहाँ पर सिंगा ये डिसाइड करता है कि तुम नहीं डिसाइड करोगे कि क्या सच है क्या झूठ है, हम डिसाइड करेंगे कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं, और तुम इनोसेंट तो कहीं से मुझे लग नहीं रहे। जहाँ पर फिर वो और थोड़ा प्रेशर डालकर धूप से निकलवाने की कोशिश करता है। तो फाइनली धूप कहता है कि मुझे एक सपना आया था और उस सपने में मैंने ये सारे सिनेरियोज देखा था। उस सपने में मैंने सेम वही पेड़ देखा जो मैंने वो अबैंडन मॉल में देखा था, और सेम वही सीन जो वहाँ पर हुआ था सेम मैंने मेरी ड्रीम में देखा। जिसके बाद मैं उसको फॉलो करके वहाँ पर पहुँचा और मैंने वो नज़ारा देखा, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने टैक्सी लेकर वहाँ पर गया तो था, पर वहाँ पर फिर उन्हीं लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं वहाँ पर सब लोगों को बचाने के लिए गया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इविल स्पिरिट्स थी और बहुत सारी वहाँ पे ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ थी जिससे मैं खुद को बचा ही नहीं पाया। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वहाँ से मैं निकल जाऊँ, और तभी मैं उनको भगाने के लिए ही वो चैटिंग कर रहा था और उसी वक्त तुम्हारी एंट्री हो गई और तुमने मुझे उनसे बचा लिया। वही सीन रहता है जब ऑफिसर आ जाता है और वही थूप को पकड़ के उसे बाहर अपने ट्रांस से बाहर निकाल लेते हैं, और हमें फाइनली रियलाइज़ होता है कि थूप उसके होश में नहीं था। जहाँ पर वो कहता है कि यही सब सच्चाई है, तो सिंघा मना कर देता है ये बोलकर कि तुम जब से मुझे मिले हो ना तब से ये नॉनसेंस बातें ही करते आ रहे हो, तुम आखिर मुझे सब बताओगे कब, और सच बताने के लिए तुम यहाँ से जब तक नहीं जाओगे जब तक तुम सच नहीं बता दोगे तो मैं वापस से वो रूम में डालता हूँ। जहाँ पर तुम अब एकदम डिफेंसिव होकर कहता है कि नहीं नहीं कहीं पे भी डाल दो, पर मैं वापस से उस रूम में बिल्कुल नहीं जाने वाला, तुम्हें मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा। वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने खुद को ना वहाँ पे लटका दिया था। प्लीज़ मुझे वहाँ पर नहीं जाना, उसका वहाँ पर स्पिरिट है और वहाँ पर जो कोई भी आता है ना वो उसे नहीं छोड़ता, मुझे पता है, ये बात तुम पे भरोसा करनी ही पड़ेगी, मुझे उसका अगला शिकार बिल्कुल भी नहीं बनना है। जहाँ पर उसके साथ जो एक ऑफिसर रहता है वो सही में उसकी मदद करके कहता है कि हाँ सिंगा ये जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है, वहाँ पर सही में किसी ने खुद को टांग दिया था, और उसके बाद जिस भी वहाँ पर विक्टिम को वहाँ रखा जाता है अगले दिन उसी इसमें वो पाया जाता है। अब जल्दी से सिंगा डिसाइड कर लेता है कि ठीक है थुप को उस कमरे में नहीं रखेगा, और फिर वो जल्दी से उसे अपने ऑफिस में लेके चला जाता है, जहाँ वो थुप को कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी ट्रबल कॉज मत करना, मैं जल्दी से आऊँगा, यहाँ पर तुम अच्छे बच्चे की तरह एक जगह पर बैठे रहोगे क्योंकि यहाँ तुम होटल में देखने नहीं आए हो। जहाँ पर थुप कहता है कि ठीक है अब तो इंटीग्रेशन भी हो गया ना, तो अब आखिर अगला क्या है, आखिर मुझे कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। वैसे तो मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ रन करने का, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ, और वैसे भी यहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब तुमने मुझे रूम भी दे दी है तो मैं भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा। जहाँ पर सिंगा कहते हैं कितनी भी भागने की कोशिश करो, डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद ही मैं अब कुछ बताऊँगा। जहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और उसे बताता है कि जल्दी से सीनियर तुम्हें बुला रहे हैं। जिसके बाद जहाँ पर सिंगा के सीनियर वो रिपोर्ट को देख रहे रहते हैं और एनालाइज करके कहते हैं कि तुम ये थूप जो है उसे पकड़ के लाए हो क्योंकि वो एक विक्टिम है, पर तुम्हें ऐसा पता है ना कि वो भी वो शख्स हो सकता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जहाँ पर सिंगा कहते हैं कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा इसमें तहकीकात की है और मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई किसी भी तरह से इन्वॉल्व है। जहाँ पर अब उसका सीनियर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो लैंड किसकी है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ये हो रहा है। जहाँ पर सिंगा कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से पता है, मैं अवेयर हूँ। जहाँ पर उसके सीनियर कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, पर जल्दी से जल्दी ये केस को जितना जल्दी तुम खत्म कर सकते हो उतना जल्दी करो, क्योंकि मैंने ये तुम्हें इसीलिए दिया है क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो और काबिल हो, वरना तुम्हें भी फिर से यहाँ से मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा और इसके बारे में तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद सिंगा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला रहता है कि कैसे भी करके थूप को ही वो गुनहगार साबित कर दे, पर वहाँ पर सिंगा उसे मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जल्दी से उसे एक फ़ोन कॉल आ जाती है और फ़ोन कॉल पर उसे यहाँ वो कॉल लैब से आता है और उसे फाइनली पता चल जाता है कि लैब की रिपोर्ट्स बाहर आ चुके हैं। जिसके बाद जल्दी से सिंगा को वो कलेक्ट करने के लिए कहते हैं। अब सिंगा जल्दी से डॉक्टर डेरिन और रीक के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर लैब की रिपोर्ट्स क्या आई है और आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद जैसा उन लोगों ने सोचा था सेम वैसा ही होता है, पर इसमें एक ट्विस्ट ये रहता है कि यहाँ पर कुछ जेंडर का सिनेरियो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर भी है जिसके साथ ये सब हुआ है, और ये शिकार जो है वो देखकर एक दूसरे को कैसे ही उठा रहा है इसका तो कुछ भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ना एज का है ना कुछ, और हम एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते जब ये सब हुआ है।
इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि 24 घंटे से 3 दिन के बीच में ही ये सब हादसा हुआ है। जिसके बाद अब सिंघा फिर से उस जगह को इमेजिन करके ये सोचने की कोशिश करता है कि आखिर ये सारा सिनेरियो हुआ कैसे होगा। आखिर वो इंसान ने ये सब किया होगा तो ये लोग बहुत चिल्लाए तो होंगे, पर वहाँ पर सबसे अजीब बात यह है कि वहाँ पर कुछ ऐसे निशान भी नहीं है जो खुद को छुड़ाने के हो या कुछ भी हो। वहाँ पर स्ट्रैंगलिंग के भी कोई निशान नहीं है, जिसकी वजह से सिंघा बहुत ज़्यादा और सोचने लग जाता है। जहाँ पर ये बताता है कि डीएनए जो तुमने भेजा था वो भी किसी से मैच नहीं करता है, और जो तुम डीएनए की बात कर रहे हो जो थूप का था वो उसी का है, और उसके अलावा किसी का भी डीएनए वहाँ पर मैच नहीं होता है और ना वो डीएनए किसी से मैच होता है। जिसे सुनने के बाद सिंघा को और बड़ा धक्का लगता है। वो जल्दी से चला जाता है अपने ऑफिस में, और ऑफिस में वो देखता है कि हमारा जो थूप है उसे बहुत सारी चोटें भी आई रहती है। वो पहले उसे देखकर खुश होता है और कहता है कि अरे तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, ये क्या तुम्हें क्या कोई होटल लग रहा है। जहाँ पर वो सोचता है कि हाँ देखो इसके कैसा अच्छे से सो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने घर में बैठा हो। जिसके बाद वो उसे उठाता है और डर के मारे थूप उठ जाता है। डर के मारे वो थूप उठ जाता है तो जल्दी से सिंघा कहता है कि नहीं डरो मत, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें देख रहा था। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठ कर कहता है कि तुम्हारे हाथों पे बहुत ज़्यादा चोट आई है। जिसके बाद वो उसकी मरहम पट्टी भी करके दे देता है। जहाँ पर थूप पहले तो मना कर देता है, पर सिंघा कहता है कि बच्चों की तरह हरकत करना बंद करो, यहाँ पर तुम्हें चोटें आई है और मुझे वो चोट को साफ करने दो। जहाँ बातें घुमाकर सिंघा पूछता है कि आखिर तुम्हें घोस्ट कैसे ही दिखाई देते हैं, क्या तुम उसके बारे में मुझे बताना चाहोगे। तो वहाँ पर वो कहता है थूप कि नहीं, मुझे तो एक्चुअली घोस्ट से नफरत है, मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता। जिसके बाद सिंघा पूछता है कि आखिर ये सब सिलसिला शुरू कैसे हुआ, आखिर तुम्हें घोस्ट कब से दिख रहे हैं। जिसके बाद अब थूप कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा भी तो तब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा, पर जो हमारे मॉन्ग थे उनके डेथ के बाद ही मुझे ये सब दिखना चालू हो गया है। इसके पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, हाँ पर मुझे महसूस ज़रूर होता था, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिर उनके मरने के बाद ही मुझे ये सब चीज़ें क्यों ही दिखाई दे रही है। जहाँ पर सिंघा कहता है कि क्या तुम उनकी वर्शिप करती हो या ऐसा कुछ। तो थूप कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, पर ये सब बहुत ज़्यादा ऑड है क्योंकि वो लोग बस मुझे ही दिखाई देते हैं, और हमेशा जब भी दिखाई देते हैं वो लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं सच बोल रहा हूँ। जिसके बाद सिंघा को तो इस बात पे भरोसा बिल्कुल नहीं होता। सिंघा कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे ये सब बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो थूप कहता है कि मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, क्योंकि जब भी तुम आ जाते हो पता नहीं घोस्ट तुमसे डर के भाग जाते हैं। इस बात पे तो सिंघा को और भी ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अब ऑइंटमेंट लगा दिया। जिसके बाद थूप कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही है। जल्दी से सिंघा अपना जैकेट उतार के उसे पहना कर कहता है कि लो, और उसी तरफ ऑफिसर मैक आ जाते हैं। ऑफिसर मैक ये सिनेरियो देख के थोड़ा सा उन्हें वियर्ड लगता है। जिसके बाद वो सिंघा से बात करते हैं कि अब तो तुम्हें ये भी पता चल गया है ना कि थूप उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो अब तो तुम उसे छोड़ के जाने दे ही सकते हो। जहाँ पर या तो ये काम कर लो कि ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा है तो तुम इसे छोड़ के चले क्यों नहीं जाते। सिंघा कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कभी भी कोई काम को लेकर छोड़ता नहीं हूँ। दूसरी तरफ थूप जो है हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली अपने ऑफिस में, सिंघा के ऑफिस में बैठा रहता है। जहाँ पर उसे अचानक से फिर से वही फीलिंग आती है जैसे वहाँ पर वो रूम में कोई है। जैसे ही वो देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि वो बार बार जहाँ पे लाइट्स देखता है वो लाइट्स भी फ्लिकर हो रही रहती है और धीरे धीरे उसे ऐसी क्रीपी सी फीलिंग आ रही रहती है। जहाँ पर वो धीरे से टर्न होकर देखता है तो उसका शक बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक घोस्ट रहती है। दूसरी तरफ सिंघा और ऑफिसर मैक बात करते हुए रहते हैं कि सिंघा को कहता है ऑफिसर मैक, ये सिंह मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तो डीएनए के रिजल्ट भी आ चुके हैं ना कि वो मैच नहीं हो रहे हैं, उसके स्टेटमेंट भी हमने ले लिया है और हमें ये तो पता चल ही गया है कि वो बस इस केस में एक विटनेस है। पर अभी इस वक्त मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भी हाथ इसमें बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर सिंघा कहता है कि सोच तो मैं भी वही रहा हूँ, पर मुझे कोई और क्लू मिल ही नहीं रहा है, उसके अलावा कोई नहीं है जो उस केस में हमें और आगे लेके जा सकता है। बात कहते साथ ही सिंघा का फ़ोन बजने लग जाता है और वहाँ से उसे फ़ोन पर एक आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि आप जल्दी से आ जाओ, आपके ऑफिस से बहुत अजीब अजीब आवाज़ आ रही है और थूप भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। ये सब बातें सुनकर ही जल्दी से वो अपना फ़ोन रख देता है और वहाँ से ऑफिसर मैक को बताकर जल्दी से भाग जाता है। जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि थूप ने फिर से कुछ किया है। अब दूसरी तरफ थूप की अब हालत देखते हैं, थूप वापस से चैंटिंग शुरू कर देता है कि प्लीज़ मुझे कुछ मत करो, प्लीज़ मुझे बचा लो। बुद्धा का वो बहुत ज़्यादा नाम का जाप करने लग जाता है। जहाँ पर हमें वही खोज दिखाई जाती है जो अपनी स्टार्टिंग में देखी होगी कहानी की, जो वो जब बेबी था तब से उसे फॉलो कर रही है और वो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जल्दी से उसे हाथ भी लगाने वाली रहती है और उसे मारने की वो पूरी कोशिश करती
जाती है, जहाँ पर हमें अभी तक यही नहीं समझ रहा रहता है कि आखिर वो है कौन और कहाँ से आई है। पर थूप के अकॉर्डिंग वो तो उसे पहली बार देख रहा है, जहाँ पर सिंगा टाइम पर आकर उसे टच करके उसे बचा लेता है। जैसे ही उसका टच थूप को लगता है, वैसे ही वो जो घोस्ट है वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर ऑफिसर मैक और बाकी लोग भी आ जाते हैं। ये सब सिनेरियो देख के उन्हें बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, जहाँ पर अब सिंघा के पास थूप कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से लेके जाओ, यहाँ पे भी वो घोस्ट आ चुकी है मुझे मारने के लिए। तो सिंघा कहता है कि अभी तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारा गर्दन जो है ना वो तोड़ दूंगा। आखिर तुम कर क्या रहे हो? आखिर ये नाटक कब तक चलेगा तुम्हारा? तुम्हें अच्छे से पता है मुझे घोस्ट वगैरह पे भरोसा नहीं है, और तुम्हें वो रूम से ये रूम में मैंने शिफ्ट करवाया था, पर अब मैं तुम्हें शिफ्ट नहीं करवा सकता। अभी तुम्हारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, तो तुम यहाँ से जा अपना देख लो। जहाँ पर धूप कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कह रहा था कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम ना मेरी है, मेरे ख्याल से वो मेरे पीछे ही आई है। तो ऐसा हो सकता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? क्योंकि अभी तो तुमने कहा ना कि मेरी रिपोर्ट्स भी आ चुकी है और मैं विक्टिम हूँ, तो तुम मतलब मेरे साथ रह लो ना प्लीज़। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ वो घोस्ट नहीं आता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या पावर्स है क्या नहीं, पर प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। जा सिंगा कह रहे तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें ऐसा लगता है कि घोस्ट मुझसे डरते होंगे? मैं एक मामूली सा ना इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है? तो अपना ये जो एक्ट है ना वो बंद कर दो, ठीक है? जहाँ पर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे पता है कि तुम इनोसेंट को तो कुछ भी होने नहीं दोगे ना, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। अब उसका फ्रेंड ऑफिसर मैक भी कहता है, जिसके बाद सिंगा हार मान कर कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो बाइक पर थूप को लेने आता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मेरे घर में तुम कोई भी ट्रबल कॉज नहीं करोगे, चुपचाप से बैठे रहोगे, मुझे कोई भी और मुसीबत नहीं चाहिए। जहाँ पर जल्दी से वो उसे हेलमेट दे देता है और थूप प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मुझे बस प्रोटेक्शन चाहिए जो मुझे तुमसे मिलेगी, और वैसे भी मैं कुछ नहीं ट्रबल कॉज करने वाला, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर हेलमेट बांधने की कोशिश करता है, पर उससे वो भी नहीं होता। जिसके बाद सिंगा उसकी मदद कर देता है और कहता है कि तुम क्या कोई बच्चे हो क्या, तुम्हें एक हेलमेट भी बांधने नहीं आती, अब जल्दी से बैठो और टाइम वेस्ट मत करो। जिसके बाद तो कुछ नहीं कहता है, चुपचाप से उसके पीछे बैठ जाता है, और उसके बाद जल्दी से सिंघा उसे अपने घर की तरफ लेके चला जाता है। सिंगा थूप से कहता है कि मुझे कस के पकड़ लो क्योंकि मैं गाड़ी तेज़ चलाता हूँ। जिसके बाद थूप उसका एकदम एक उंगली से पकड़ लेता है उसका शर्ट, जिसे देखकर सिंगा कहता है कि क्या तुम्हें अब ढंग से पकड़ना भी नहीं आता? मैंने कहा टाइटली मुझे पकड़ के रखो वरना तुम गिर जाओगे। जिसके बाद जल्दी से वो उसकी वेस्ट पर हाथ रख देता है और कस के उसे पकड़ कर बैठ जाता है। जहाँ पर सिंगा अब जल्दी से गाड़ी चला कर अपने घर में पहुँच जाता है। जहाँ पर घर में पहुँचने के बाद वो कहता है कि वहाँ यहाँ पर बस एक ही बेड है ऊपर में, इसलिए तुम्हें यहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा, सोफ़ा है तो यहाँ पर तुम एडजस्ट हो जाना। जहाँ पे तुम कहता है कि नहीं मुझे तो सोफे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे साथ रहने मिला यही बहुत बड़ी बात है, मैं तो यहाँ पर नीचे ही भी सो जाऊँगा। जिसके बाद सिंगा कहता है कि 2 मिनट यहीं पर रुको, मैं ऊपर से तुम्हारे लिए सामान लाता हूँ। जहाँ पर थूप अब पूरा घर उसका देख रहा रहता है, जहाँ पर सिंगा की फैमिली फ़ोटोज़ रखी रहती है और वहाँ पर उसके बहुत सारी अचीवमेंट्स भी रखी रहती है। जहाँ पर वो अपने रूम्स देख रहा रहता है कि वहाँ पर ही अब सिंगा आ जाता है और सिंगा कहता है कि लो मैंने तुम्हारा सामान ला लिया है, तुम जल्दी से शावर करने चले जाओ और उसके बाद चेंज कर देना। जिसके बाद अब थूप कहता है कि ठीक है थैंक यू, मुझे यहाँ पर ना वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू तुम मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने दे रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास आके ऐसा क्या प्रोटेक्शन है या क्या मैजिक पावर है, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद सिंगा कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर अब थूप जाने ही वाला रहता है कि वो उसे ऑफिसर बुलाता है, जहाँ पर सिंगा कहता है कि नहीं मैं ऑफ ड्यूटी हूँ और मुझे ऑफिसर बुलाना पसंद नहीं है, क्योंकि अब मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो तुम मुझे सिंगा बुला सकते हो क्योंकि हम बाहर में हैं। जिसके बाद अब थूप कहता है कि ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर थूप अब और देख रहा रहता है तो उसे बुद्धा की मूर्ति मिलती है और वो कहता है कि अच्छा आप हो सिंगा की रक्षा कर रहे हो, मुझे पता था, इसीलिए तो आपकी वजह से मुझे भी प्रोटेक्शन मिल रही है, प्लीज़ आप उसकी और मेरी ऐसी ही रक्षा करते रहना। जहाँ दूसरी तरफ सिंगा जो है वो अपनी बात में चला जाता है और बात में कर रहा रहता है कि वही लाइट अचानक से चली जाती है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा थूप के लिए डर जाता है और थूप का नाम चिल्लाने लग जाता है। जिसके बाद जल्दी से टॉर्च लेकर वो थूप को ढूंढने लग जाता है कि कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं है, पर तब उसे पता चलता है कि ये सारी मुसीबत की जड़ और कोई नहीं बल्कि थूप ही रहता है। थूप कहता है कि मतलब सॉरी मेरा ऐसा कुछ भी करने का मतलब नहीं था, वो तो बस फिश टैंक में जो प्लग था ना उसे मैंने थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश किया और वो मतलब शॉर्ट हो गया। जिसके बाद सिंगा उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी चीज़ों को कोई हाथ मत लगाना, और तुम क्या यहाँ पे क्या कुछ घूमने वगैरह आए हो क्या? किसने कहा था कि मेरे रूम को और मेरे घर को तुम मेकओवर कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जहाँ पर अब थूप को ये दिख जाता है कि वो तो उसने कुछ पहना ही नहीं रहता है। जिसके बाद वो सिंगा से कहता है कि सिंगा प्लीज़ तुम थोड़ा दूर रहो ना, तुमने कुछ पहना नहीं, एक काम करो पहले तुम चेंज करके आ जाओ। जहाँ पर सिंगा कहता है
कि मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मेरे घर में कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो तुम मेरी क्या वाइफ हो क्या? नहीं ना, तो इसलिए तुम मेरे घर को मेकओवर बिल्कुल नहीं दे सकते। जिसके बाद धूप अब भी कहता है कि सिंगा प्लीज़, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा दूर होकर बात करो। पर सिंगा कहता है कि देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ कि मेरे घर में कुछ भी तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर रह रहे हो वही बहुत बड़ी बात है, वरना अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, ये जो भी तुम्हारी बातें हैं वो तुम अपने पास रखना। और वैसे भी वो चला जाता है तो थुप कहता है कि क्या अगर मुझे कुछ दिखा तो क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ? तो सिंगा चिल्लाकर कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे रूम में आने की, और कुछ भी अगर हो भी गया ना तब भी मुझे ट्रबल करने का तुम सोचना भी मत। अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो तुम देख लेना। अब थुप इतना ज़्यादा डर जाता है तो कहता है कि हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। और मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। तुम्हें अच्छे से सोना चाहिए है ना, वरना तुम्हें नींद नहीं रहेगी तो तुम सुबह अच्छे से उठ नहीं पाओगे। प्लीज़ सिंगा तुम जा सकते हो। सिंगा जल्दी से डोर बंद कर देता है और अगली सुबह हम देखते हैं कि सबसे पहले सिंगा ही उठ जाता है। सिक्का के उठते साथ ही वो पहले थूप पे चेक करने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो देखता है कि अभी तक थूप जो है वो सोया ही रहता है। जहाँ पर सिंगा पूरा तैयार होकर भी आ जाता है, जहाँ पर ऐसी हालत में देखकर वो थूप के पास जाकर कहता है कि देखो तो कैसे सोया है ये, एक पैर ऊपर, और ऐसी हालत में कैसे ही सो सकता है कोई? ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कितने सालों से सोया नहीं है और इसे नींद भी कितने अच्छे से आ रही है। जहाँ पर वो फिर से थूप को उठाने की कोशिश करता है कि थूप उठो, हमें बाहर जाना है। पर थूप इतनी गहरी नींद में होता है कि थूप तो उसकी बात ही नहीं सुनता। जहाँ पर वो कॉन्स्टेंटली थूप को उठाता है, अभी अचानक जब वो उसके चेहरे के पास जाता है तो थूप अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देखकर सिंगा भी थोड़ा घबरा जाता है। पर फिर उसे समझ आ जाता है कि अब उठ चुका है। तो वहाँ पर थूप उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो सिंगा कहता है कि जल्दी से मुझे मेरे ऑफिस काम के लिए जाना है, तो स्टेशन में मैं जा रहा हूँ, पर उसके पहले अगर तुम्हें तुम्हारे घर से कुछ ग्रैब करना है तो जल्दी से उठ के तैयार होकर मेरे साथ चलो। जिसके बाद थूप कहता है कि ठीक है, मैं वैसे भी थोड़ा ही सामान लेना है, मुझे ज़्यादा नहीं लेना है, तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जिसके बाद वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए कहता है। तो वो सिंगा के कहता है कि पर हम अगर उसके पहले क्यों जा रहे हैं कहीं पे, वो तो बता दो। पर सिंगा उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद फाइनली वो दोनों थूप के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसका फ्लैट रहता है। वहाँ पर जैसे थूप डोर ओपन करता है, वहाँ पर उसकी सारी आर्टिस्टिक पेंटिंग्स रखी रहती है जो बहुत ज़्यादा मेजेस्टिक रहती है, जिसे देखकर सिंगा तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि हाँ, ये पेंटिंग्स तो कुछ ज़्यादा ही कमाल की है। जहाँ थूप कहता है कि बस 5 मिनट रुको, मुझे बहुत सारा सामान लेना है तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ। जहाँ पर सिंगा कहता है कि तुम्हें थोड़ा ही सामान लेना है, वैसे भी तुम मेरे घर में घर नहीं बसाने आए हो, तुम बस कुछ दिनों के लिए वहाँ रह रहे हो। तो कहता है कि हाँ, तब भी मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ, तुमने मुझे तुम्हारे घर में रहने दिया, मैं जल्दी से ये सब करके आता हूँ। जहाँ पर अब सिंगा उसके घर की तरफ देखता है तो वहाँ बुद्धा की मूर्ति होती है और वहाँ पर उसकी सारी पेंटिंग्स के सामान होते हैं। जहाँ पर उसे एक नोटबुक मिलती है और उस नोटबुक को वो देखकर बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि उस नोटबुक में सेम वही चेहरे, सेम वही स्केचेस उसे दिखाई देते हैं। जहाँ पर अबेंडेड मॉल में जो भी उसे वहाँ पर लोग मिले थे उनको बहुत ही डिटेल में ड्रॉ किया हुआ रहता है। ये देखकर कोई भी शॉक हो जाएगा, क्योंकि सिंगा भी हो गया था कि आखिर कोई इंसान को सपनों में ये सब इतना डिटेल में कैसे दिख सकता है, जबकि वो वहाँ पर था भी नहीं। ये ड्राइंग्स थोड़ी क्रीपी होती है, जिसे देखकर सिंगा भी थोड़ा डर जाता है। पर वो थूप की तरफ एक बार देखता है और जल्दी से कुछ नहीं बोलता। जहाँ पर थूप जल्दी से अपना पूरा लगेज लेके आ जाता है और कहता है कि देखो चलो, हो गया है मेरा पैकिंग, हम चलते हैं। जहाँ पर सिंगा कहता है कि तुम मेरे घर पे टेम्परेरी रहने वाले हो, परमानेंट नहीं, इतना सारा सामान आके तुम्हें चाहिए क्यों? पर तुम कहता है कि कोई नहीं, क्या पता कब काम पड़ जाए। जहाँ पर जाने से पहले सिंगा कहता है कि हमें थोड़ा सा, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, तो हमें घर जाने से पहले एक लोकेशन पे ड्रॉप होना पड़ेगा। तो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब उस जगह पर आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि सिंगा, आखिर तुम्हें यहाँ पर मुझे क्यों लाना था, मुझे घर ड्रॉप कर देते, मुझे यहाँ पर बहुत वियर्ड फीलिंग आ रही है। जिसके बाद सिंगा कहता है कि क्या तुम मुझे एग्जैक्टली बता सकते हो कि यहाँ पर एग्जैक्टली तुमने क्या देखा था जब तुम वहाँ पर आए थे? प्लीज़ मुझे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा यहाँ पर काम अटका हुआ है और तुम ही एक ऐसे सस्पेक्ट हो जो यहाँ पर आखिरी बार थे और तुम्हें मुझे डिटेल में बता सकते हो। जिसके बाद थूप एक शर्त रख देता है कि मैं यही सब तभी तुम्हें बताऊंगा जब तुम मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए दोगे, क्योंकि तुम, जैसा मैंने कहा कि तुम्हारे से घोस्ट बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो मैं तुम्हें अगर होल्ड करके रखूँगा तो शायद वो घोस्ट मेरे पास नहीं आएंगे। अब सिंगा हंस के कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें परमिशन दे देता हूँ, क्या अब तो तुम मुझे ये सब बातें बताओगे ना? जहाँ पर अब वो हंसता है तो थूप कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे परमिशन देते हो तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूँ।
जहाँ वो सिंघा को होल्ड करके उसे सारी बातें बताने लग जाता है कि कैसे वो टैक्सी से आया और टैक्सी से आने के बाद ही उसने जो यहाँ पर मंजर देखा वो बहुत ज़्यादा डरावना था। सबसे पहले तो उसे यहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी दिखाई नहीं दी, और जब उसे फाइनली थोड़ी रोशनी दिखाई दी तब उसने वो सारा मंजर देखा और बहुत सारी काली शक्तियाँ जो है वो उसको घेर के उसे मारने की कोशिश कर रही थी। ये सब बताने के बाद सिंघा जहाँ आगे आगे बढ़कर सारा जो प्लेस है उसे देखने की कोशिश करता है, तो धूप जो है वो बताता है उसे कि मेरे हिसाब से ये जगह जो है ना वो पहले एक कब्रिस्तान थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पिरिट्स हैं और इतनी ज़्यादा डेड स्पिरिट्स हैं जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है। तो और ये ऐसे स्पिरिट्स वही जगह रहती है जहाँ कब्रिस्तान रहता है, और शायद इसी की वजह से यहाँ पर वो अभी भी वॉन्डर कर रही है और बहुत ज़्यादा अभी भी बेचैन है। जहाँ पर सिंघा ये सब सुनकर कहता है कि तुमने जो कुछ भी बताया उस पर भरोसा कर पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साथ में धूप ये भी बताता है कि यहाँ पर कुछ इंसानों ने रिचुअल्स भी परफॉर्म किए रहते हैं जहाँ पर स्पिरिट्स को फीड करना होता है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वैसे ही टाइप्स पीपल ने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए स्पिरिट्स को फीड करने का भी डिसीजन लिया था, जिसके वजह से यहाँ पर वो घोस्ट उनका काम कर देती है। शायद वो घोस्ट भी यहाँ किसी का काम पूरा करने के लिए ही आई होगी। ये सब बातें सुनकर अब सिंघा को तो जाहिर सी बात है कभी भी भरोसा होने नहीं वाला है, पर वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें लगता है ये सब होगा। जिसके बाद ही उसे एक फ़ोन कॉल आ जाती है जो ऑफिसर मैक करते हैं। ऑफिसर मैक उसे जल्दी से बुला लेते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बहुत कुछ बवाल हो रहा है, तो जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस मीटिंग में दिखाया जाता है कि उनका जो सीनियर था, जिसने ये कहा था सिंघा को कि ये केस के बाद मैं तुम्हें एक और केस जो स्पेशल वाला केस है वो तुम्हें अपॉइंट कर दूंगा, वहाँ पर तो वो अपने बात से मुकर जाता है। जहाँ पर सिंघा भी वक्त पे पहुँच जाता है और वहाँ पर हमें एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है जिनका नाम होता है इंस्पेक्टर किंग। वहाँ पर वो सीनियर कहते हैं कि मैंने कहा था कि जो भी अभी रूमर्स आ रहे हैं कि केस बंद हो चुका है वो झूठ है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो ये संभालेंगे और इन्हीं को हमने ये पोजीशन भी दे दी है। इंस्पेक्टर किंग से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ ही है। क्या आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है कि ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ पर उसी समय सिंघा धूप के साथ वहाँ पर एंट्री कर लेता है और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा खौल जाता है, क्योंकि किंग और उसकी शायद से कोई पुरानी दुश्मनी होती है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। मुझे पता है बहुत सारे लोग तो नहीं देखेंगे लॉन्ग वीडियोज़ बिकॉज उन्हें पसंद नहीं है, पर अगर आप देखते हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। और